सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू EPS। तो आज की इस वीडियो के अंदर रेस्पिरेशन के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी कि न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ह्यूमन को। तो अब हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो हमारा खाना है वो हमारा हमने बात करी थी कि ना हमारा खाना जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर उसके बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन के अंदर वो सारे प्रोसेस होता है। जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी हमने एसिमिलेशन के अंदर प्रोसेस पढ़ा था कि भाई एनर्जी मिलती है, वो इसी में ही मिलती है, रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलती है एनर्जी। लेकिन तुम्हें रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले रेस्पिरेशन समझा देती हूँ। तो क्या कि वो रेस्पिरेशन होता क्या है और ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं लंग्स के थ्रू, और उसके बाद जो है वो एयर जो है वो बाहर जाती है अंदर, और बाहर जो हमारी जब एयर जाती है तो हम उसको ब्रीथिंग का प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लंग्स का यूज़ होता है। ठीक है, जब हम सांस को लेते हैं तो लंग्स के थ्रू ही तो वो बॉडी के अंदर जाती है बेसिकली गैस। तो लेकिन हमारे रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ये एक सेलुलर प्रोसेस है। सेल्स के अंदर जो है हमारी एनर्जी जाती है, सेल्स की वजह से हमारे को एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन अलग होता है और हमारा ब्रीथिंग जो है वो अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग है। हमारा बेसिकली अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो है हमारा केमिकल प्रोसेस है, और जो हमारा ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो इतनी बात हम सबको क्लियर है। अब देखो, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो के अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में सब कुछ बताया था कि कैसे हम जब खाना खाते हैं कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट कर जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं उसकी वजह से एनर्जी मिलती है। वो सब कुछ हमने अच्छे से कवर करा था। तो हम जो है रेस्पिरेशन के अंदर समझने वाले हैं कि वो सब कुछ बेसिकली कैसे होता, कैसे बिल्कुल डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम पीछे की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे तुमने खाना खाया, जैसे तुमने कोई रोटी वगैरह खाई, ठीक है, तो एक बार फिर से वही बात कर लेते हैं कि जैसे हमने रोटी वगैरह खाई, क्या तुम्हें बेसिकली सीधा एनर्जी मिल जाती है? जैसे तुम रोटी खाते हो वैसे कि तुम्हें एनर्जी मिल जाती है? नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि क्या क्या होता है। ठीक है, और फिर से डिस्कस कर लेते हैं वो सब चीज़ों को, सो डैट कि हमारे को सब चीज़ें जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे तुमने रोटी खाई, ठीक है, अब जो हमारा टीथ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, जो हमारी टंग है, टंग के साथ जो हमारा सलाइवा है वो क्या करेगा, उसको बेसिकली मिक्स करने का काम करेगा। ठीक है, मिक्स करने का काम करेगा। जब ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो हमारा जो सलाइवरी अमाइन है, जो कि एक एंजाइम है, वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। किसको? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, और वो किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, शुगर के अंदर कन्वर्ट करेगा। लेकिन वो ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस नहीं है। नहीं बेटा, ये डाइजेशन प्रोसेस नहीं है। अब क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तो बिल्कुल टूट चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है हमारा स्टार्च। लेकिन अब आगे क्या होगा, हमारा फूड जो है वो अंदर चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, हमारे पेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जब हमारे पेट के अंदर चला जाएगा तो हमारे पेट जो है वो क्या करेगा, पेट जो है उसके अंदर हमारे एसिड प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या करेंगे, वो तोड़ देंगे उसको। उसके बाद जो हमारा फूड है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से टूट चुका है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। अब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक छोटी छोटी सी एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल। छोटे छोटे से ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, किस पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर छोटे छोटे से क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो भी हमारा जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि बेसिकली हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा था कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले गए। तो अब ये जो हमारा जो ग्लूकोज है, क्या वो ऐसे ही चला जाएगा कि पूरी बॉडी में? नहीं जाएगा ना। तो ये पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम ब्लड वैसल्स बोलते हैं, उसके अंदर से वो निकल के किस में चले जाता है, पूरी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ब्लड के हर एक सेल में पहुँच जाता है। ठीक है, अब ये हर एक ब्लड की सेल के पास पहुँच चुका है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, अब ये बात होगी हमारी ग्लूकोज के लिए। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली बेटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है दोनों टूट कर हमारे क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो अब आगे क्या होता है वो देखते हैं।
अब ये हमने पढ़ लिया भाई कि हमारे सेल्स के अंदर चला गया है, ग्लूकोज तो चला गया है। अब हम क्या किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे कि ऑक्सीजन से भाई क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आता है भाई। जब हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स के थ्रू हमारी किस में चली जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है। लंग्स के अंदर हमारे छोटे छोटे से एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। देखो बेटा इसके अंदर तुम देख सकते हो डायग्राम के अंदर, जैसे भाई डायग्राम जो है मेरे से ऐसे ही बनता है जल्दी जल्दी में, क्योंकि बनाना पड़ता है तो भाई तुम्हें समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐसे ही जल्दी जल्दी में रफ डायग्राम बना दिया है सो दैट तुम अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे देखो लंग्स के अंदर हमारे छोटे छोटे से ये एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है हमारी अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर है मैम। ये हमारे लंग्स के अंदर ना मैम ये एल्वियोलाई नाम के एक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि लंग्स के यहाँ पे होते हैं, एकदम गुच्छेदार प्रेजेंट होते हैं। देखो अगर हम इसे जूम करके देखें तो कुछ बेटा ऐसे दिखता है। ठीक है, अब ये हमारे एल्वियोलाई है, इसके अंदर हमारी गैस जो है वो जाती है। ठीक है, अब ये गैस जो है वो हमारी ब्लड के अंदर कैसे जाएगी, हमारी जो ये एल्वियोलाई होती है उसके ऊपर मैम एक वो ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, एक ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी के अंदर बॉडी के हर एक बॉडी सेल के पास जो है ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, क्या पहुंच जाती है, हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाती है हर एक बॉडी सेल के पास। ठीक है, तो इतनी बात में मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी कि ग्लूकोज कैसे पहुंचता है और ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे बेटा, मुझे लगता है थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई हमने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद वो अच्छे से मिक्स हो गया तो उसके बाद वो हमारे स्टमक के अंदर चला गया। स्टमक के अंदर जाके वो कहाँ पे चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब जो भी हमारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कहाँ पे वो किसके थ्रू जाएंगे, पूरी बॉडी के अंदर हर एक बॉडी सेल के पास कैसे जाएंगे, वो किससे जाएंगे बेटा, उस हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ब्लड वेसल बोलते हैं। जो ब्लड वेसल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करते हैं। और ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है बेटा, लंग्स की वजह से आ रही है। जो हम ऑक्सीजन जो है अंदर लेते हैं लंग्स के थ्रू जो है वो कहाँ जा रही है बेटा, एल्वियोलाई के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। एल्वियोलाई जो होते हैं वो छोटे छोटे से एयर सैक्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे से एयर हवादार जो छोटे छोटे से गुच्छेदार जो स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर एयर सैक्स के ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट होती है, एक बॉल प्रेजेंट होती है, या फिर बेसिकली हम बोले तो एक छोटी छोटी से ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी बोल सकते हैं। ब्लड कैपिलरी जो है कैपिलरी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हमारे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, हमारे बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो है वो हमारे ये जो सेल होता है, तुम्हें पता होगा बेटा, एक चीज़ तुम्हें पता होगी, हमारा जो सेल होता है भाई मान का काम नहीं पता, देखो सेल जो होता है हमारा जो बॉडी के अंदर हर एक सेल होता है, उसके अंदर हमारे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि तुम 9th या फिर 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि वो हमारे को एनर्जी बनाकर देता है। रेस्पिरेशन के अंदर हम यही तो पढ़े बेटा कि सेल जो है हमारे को तोड़कर जो क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। बोलो बेटा, सेल क्या दे रहा है, हमारे को एनर्जी दे रहा है। कैसे दे रहा है, उसके अंदर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो टूटकर हमारे को क्या दे रहे हैं मैम, एनर्जी दे रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हो रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, वो रिलीज हो जा रहा है। रिलीज कहाँ से होगा, हमारा लंग्स के थ्रू ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सेल के अंदर जो है बेसिकली मैम माइटोकॉन्ड्रिया नाम के एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बेटा यहाँ पे हमारे को सबसे ज़्यादा रिएक्शंस जो है देखने मिलती है, जितने भी हमारे क्रैब साइकिल हो गई, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, ये जो तुम ये सब जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ वो सारी जो है केमिकल रिएक्शंस के नाम है, और ये जो तुम्हें ये सब तुम्हें हायर क्लासेस के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी से बता रही कि इसके अंदर क्या होता है, क्रैब साइकिल होती है, वो सारी केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। एटीपी मतलब कि एनर्जी। ठीक है, सेल्स को तोड़ के हमारे को क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो इतना मुझे लगता है तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो भाई रेस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली, तो रेस्पिरेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया बेटा, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे को इससे एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज को तोड़कर हमारे को क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। इस एनर्जी का यूज हम किस चीज में करेंगे,
मूवमेंट के अंदर करेंगे, ग्रोथ के अंदर करेंगे, रिप्रोडक्शन के अंदर करेंगे और सेल को रिपेयर करने में भी करेंगे। ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो नाम से ही पता चल रहा होगा, वो हमारे किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीजन जब मिलता है उसको तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो हमारे केस में क्या होता है? हमारे केस में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन का यूज करके क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ओ भाई गलती हो गई, सॉरी, सो सॉरी बेटा, सो सॉरी, सो सॉरी, ये थोड़ा सा अलग हो गया। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो बिल्कुल टूट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब इसकी हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो अब हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, क्योंकि हमने पहले तो सब कुछ पढ़ लिया रेस्पिरेशन के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। तो हम इस एनर्जी का किस किस में यूज करते हैं? किस किस में यूज करेंगे? जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज होंगी उसके अंदर यूज करेंगे, जैसे ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गई, हमारी मूवमेंट हो गई, सेल को रिपेयर करना हो गया या फिर रिप्रोडक्शन हो गया। इन सब के अंदर क्या यूज होगी? हमारी एनर्जी यूज होगी। ठीक है, और बेसिकली हमारे जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दूसरा होता है हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ये देखो बेटा मैंने लिख भी दिया तुम्हारे लिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन देखो बेटा किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज हमारा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो मिलती है। देखो यहाँ पे पूरी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है मैंने। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और एनर्जी देगा। ठीक है, हमें हमारे को क्या मिलेगी? बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये दोनों जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा किस से बाहर निकल जाएगा? लंग्स के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। ये रेस्पिरेशन जो है वो हमारा जब ऑक्सीजन नहीं होता तब होती है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर ग्लूकोज जो है होता है वो अच्छे से मतलब इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है इसका। ठीक है, उसकी जिसकी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा कम एनर्जी मिलती है। जैसे कि ईस्ट हो गया, ईस्ट के केस में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और बेसिकली जब हम थक जाते हैं या फिर बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो हमारी मसल जो है वो थक जाती है बहुत ज़्यादा, और लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो हमने रेस्पिरेशन के टॉपिक को बिल्कुल डिटेल के अंदर हमने समझ लिया है। अब हम आगे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।